नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। एक अभी जो बहुत ही चर्चा में चल रहा है, एंटी पेपर लीक कानून जो लागू हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से अपन देख रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और सब जगह पूरे देश में एक माहौल चल रहा है पेपर लीक का। पेपर लीक की घटनाएं आज या कल या अभी इन दिनों की नहीं, ये बहुत पुरानी है और कई समय से चल रही है। ये राज्य सरकार की बात करें, चाहे किसी स्टेट सरकार की बात करें, किसी केंद्रीय एजेंसी की बात करें, किसी भर्ती परीक्षा की बात करें, सभी जगह ये चर्चा का विषय चलता रहता है। और ये जो खेल है वो बहुत लंबे समय से खेला जा रहा है, चलता जा रहा है। ये सभी देशवासियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो लोग नौकरी की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं, उन सभी के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। ये जो है, जैसे कि खेती है, खेत को बाढ़ जब होती है वो खेत को खाती है, तो खेत की रखवाली कौन करेगा? तो सरकार की ऐसी एजेंसियां, सरकार की सिस्टम की कुछ ऐसी खामियां जिसकी वजह से सरकार खुद बदनाम होती जा रही है, ये सारी स्थितियां होती जा रही है। तो ये जो युवाओं के साथ बार बार चलावा हो रहा है, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून भी बनाए हैं। पहले भी कानून थे, लेकिन क्या वास्तव में कानून कानून का रूप ले रहे हैं या दिखावटी हो गई? ये भी एक चिंता का विषय है, सोचने वाली बात हो सकती है। तो अभी सरकार ने कहा है कि ये जो पेपर लीक हुआ, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ और अभी 2 दिन पहले नेट का पेपर लीक हुआ, तब जाकर सरकार ने कहा है कि हमने ये कानून बना दिया है और अब इसको लागू करें। तो पहले क्वेश्चन सावलिया निशान ये लग जाता है कि सरकार ने कानून क्या दिखावे के लिए बनाया था या कानून को बना के छोड़ना था, क्यों उस दिन से लागू क्यों नहीं किया गया? ये भी एक विचारणीय और चिंता की बात की जाती है। आज के अपन देखते हैं तो इस जो कानून को लागू किया गया है, इसमें अपन देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, संस्था या इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर पेपर लीक के मामले में रहेगा, गड़बड़ी करेगा, तो उसके लिए एक कानून है वो बन जाएगा, एंटी पेपर लीक कानून जो बना हुआ है वो लागू हो जाएगा। ये एंटी पेपर लीक जो कानून है, उसके तहत जो भी ऐसा उसमें करता पाया जाता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, कोई एजेंसी भी हो सकती है, कोई संस्था भी हो सकती है, कोई भी इसमें शामिल होगा, तो इसके लिए एक सामान्य है कि 5 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि 5 साल तक अधिकतम सजा, और उसने कितना जुर्म किया है, कैसा जुर्म किया है, उसके अनुसार उसको सजा मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अधिकतम 5 साल की सजा उनको दे सकते हैं। और साथ ही अगर ऐसा पाया जाता है तो 10 लाख की सजा भी हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकता है। ये कहने की बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में दावा पर लागू हो तो थोड़ा अच्छा भी लगे कि ऐसा होता जा रहा है। हालांकि कुछ संदर्भ में देखा जाए तो लागू हुआ है। राजस्थान में जो पेपर लीक का मामला हुआ, सरकार ने उसके बारे में कुछ कानून भी बनाए हैं। तो यहाँ तक जो पकड़े गए उनके लिए सरकार ने काफी अच्छा धरपकड़ अभियान भी चलाया। उनकी जो अवैध संपत्तियां थी, उन अवैध संपत्तियों को जब्त भी किया गया है, यहाँ तक कि बुलडोजर भी चलाया गया है। तो ये है, अच्छा है, ये अपराधियों में एक डर बिठाने के लिए अच्छी पहल हो सकती है और ऐसा होना अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं तो जो कानून है एंटी पेपर कानून, ये काफी समय पहले लागू हो चुका था और उसके संदर्भ में बात की गई है। तो देखते हैं ये कानून कब से काम कर रहा है और किस रूप में काम कर रहा है। तो ये जो कानून है वो अपन देखते हैं तो लगभग जनवरी में कंप्लीट हो चुका था। इसका नाम है अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। ये बन गया था और तब से लागू माना जाता है। ठीक है, अब इसके तहत ये बात की गई है कि कोई भी अभ्यर्थी जो परीक्षा फॉर्म भर रहा है, वहां से लेकर परीक्षा देने तक इससे संबंधित वो नहीं रहेगा, उस पर उसका कोई लगाव नहीं रहेगा। लेकिन पेपर देने से पूर्व किसी भी तरह की इस संलिप्तता में पाया जाता है, इसके संदर्भ में जुड़ा रहता है, तो ये कानून उस पर लागू रहेगा, प्रभावी रहेगा और उसको कानून के दायरे में माना जाएगा। तो इसमें ये बात कही गई है अनुचित साधन और अपराध के रूप में, इसका नाम दिया गया है अनुचित साधन और अपराध। आपको शायद स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा। अनुचित साधन और अपराध के रूप में दिया गया है, जो कि भारत के राजपत्र में अध्याय 2 के रूप में इसको जगह दी गई है। ठीक है, अब इसमें ये कहते हैं क्या होगा, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्तियों का समूह, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, ये दोनों, या कोई संस्थान जो पेपर करवा रही है या जहां पेपर लिया जा रहा है, जैसे स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो निजी क्षेत्र का भी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो वो जो कराई जाएगी संस्था वो भी हो सकती है, या जो कराए जाने वाला कोई कृत्य, इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति
जो एक मीडिएटर की भूमिका निभाने वाला हो, एजेंसी के रूप में कार्य करने वाला कोई भी हो, जो पेपर को आउट करवाने की, पेपर को किसी गैर तरीके से करवाने की, पेपर में जो क्वेश्चन छपे हुए हैं उसको किसी न किसी रूप से, चाहे वो मोबाइल के द्वारा, हाथ से लिख के द्वारा, फोटोकॉपीज के द्वारा, किसी भी तरह से कोई भी जिससे इसका जुड़ाव किसी भी रूप में आप मान सकते हो, अगर पाया जाता है तो वो उसमें शामिल माना जाता है और उनको धन का लाभ हो सकता है या कोई अन्य लाभ है वो दिया जा सकता है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति, करवाने वाली संस्था और उससे जुड़े अन्य जो ग्रुप है, जो समूह है, वो सभी के सभी अनुचित रोकथाम या अनुचित साधन के अपराध के रूप में माने जाएंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो करने को तो बहुत सारी चीजें, पेपर लीक की बात आती है तो उसमें आप सभी को अधिकतम शब्दों का पता ही है कि क्या हो सकता है। जैसे पेपर को स्ट्रॉन्ग रूप से चुराना, पेपर जहां है टाइम से पहले उसको पेपर को ओपन करके उसके फोटो व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा किसी भी तरीके से उस व्यक्ति तक पहुंचाना, चुपके से चुरा के यथास्थिति में रखना, ये सारे के सारे उसमें जुर्म माने जाते हैं। तो उसमें से उन्होंने कुछ शब्द दिया है, शब्दावली की परिभाषा हम बात करते हैं कि जैसे प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी की या उसके किसी भाग को प्रकट करना, दूसरों को पहुंचाना या भागीदार बनाना या लाभ देना, या ऑप्टिकल मार्क रिएक्शन, या कोई ऐसी आंसर शीट होती है वहां तक उसको अपने कब्जे में लेना, जैसे किसी ने कहा कि आप ओएमआर शीट को खाली छोड़ के आ जाइए, तो वो इस तरह की बातें हो सकती हैं। या फिर परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की कोई चीज का उपयोग करना, जैसे मोबाइल फोन का हो गया, ब्लूटूथ का हो गया, किसी और डिवाइस का हो गया, इशारों का हो गया, जो इस पेपर की लीक के मामले माना जाए वो सारे हो सकते हैं। या कोई ऐसा तरीका अपनाना जो किसी भी रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पेपर को करने में सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि पानी पीने के बहाने हैं, वॉशरूम के बहाने जाना, वहां किसी अन्य व्यक्ति एजेंसी के द्वारा सपोर्ट करना, पेपर को बताना, क्वेश्चन को बताना, वो चीज हो सकती है। या फिर जो अपनी आंसर शीट होती है, ओएमआर शीट हो या जो भी है, उसमें कोई हेर फेर करना, छेड़छाड़ी करना, उसमें बदलाव करना, नई आंसर शीट को ऐड करना या उसी की कॉपी करना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो भी इसमें मानी जाती हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि नंबर में जो नंबर दिए जाते हैं उसमें कोई चेंजेस करना, वो भी इसमें माना जाता है। या और भी इससे कोई ऐसी चीजें, ऐसा व्यक्ति, विशेष सरकारी कर्मचारी, परीक्षा की एजेंसी से जुड़े लोग, परीक्षाओं से जुड़े लोग, कोई भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो जानबूझकर या इसको किसी भी चीज को इस तरह से इसमें कब्जे में लेके अपने अभ्यर्थी को लाभ दिया जाता है, लाभ पहुंचाने का कोशिश की जाती है, लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं वो उसके अंतर्गत मानी जाती हैं। ठीक है। या कई बार आपने देखा होगा कि फोटो किसी और का लगा होता है और व्यक्ति परीक्षा दे जाता है, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी की जाती है। आजकल तो ओएमआर शीट भी उसके साथ छेड़छाड़ करके डुप्लीकेट बना देते हैं। और अभी 2 दिन पहले ऐसी न्यूज सुनने को मिली थी कि इवन दैट कि आधार कार्ड भी डुप्लीकेट बनाया जाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट हाथों के नहीं लगा के पैरों का भी लगा के। ऐसी भी घटना राजस्थान में है, वो देखने को मिली हुई है। तो ये सारी चीजें हैं वो मिलती हैं। अब कई जगह ऑनलाइन का जमाना है, नेट का जमाना है, पेपर ऑनलाइन मोड पे भी हुआ है और एनटी अब तक एग्जाम जो है ऑनलाइन करवाया जा रहा था। तो उसमें अपन देखते हैं कि उसके साथ छेड़छाड़ी काफी की जा सकती है, कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया जाता है, हैक करके पूरा का पूरा पेपर अपने आप आ जाता है। तो वो भी सारी चीज इसके अंदर मानी जाती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि किसी भी तरह से धोखाधड़ी करना, डुप्लीकेट वेबसाइट बनाना, साझे में देना, इस तरह की चीजें बताना, तो जो सारी चीजें होती हैं वो सभी के सभी धोखाधड़ी के रूप में, अपराध के रूप में इस तरह से मानी जाती हैं। और उसमें कोई जुड़ा जाता है और वो पकड़ा जाता है या उसकी संलग्नता हल्की सी मिल जाती है, तो ये कह सकते हैं कि पेपर आउट देने वाले को भी कहीं होटल में किसी स्थान विशेष पर भी रखा जाता है या किसी घर में उसको श्रेय भी दिया जाता है, तो उसको देने वाला भी उससे जुड़ा हो सकता है, वो भी इसके माना जाता है। तो ये सारे के सारे है वो अनुचित साधनों के षड्यंत्र के रूप में माने जाते हैं कि वो षड्यंत्र में शामिल थे। अगर वो षड्यंत्र में शामिल नहीं होते तो उस व्यक्ति की, उस संस्था की उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो इन सभी के ऊपर सरकार है वो कार्रवाई कर सकती है। उनके ऊपर सरकार को जो भी नियमावली में होता है इस तरह का उनको दंड देने का प्रावधान भी होता है। कई बार अपन देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो दो तरह के लोग अपने को देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं और एक नए नए एक्सपर्ट जो बनते हैं, जिन्हें उनको जिंदगी में पहली बार मौका मिलता है कि हम पेपर दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जो अपनी जॉब को झाड़ते हैं। तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम कई बार इस तरह की चीजें
दिखा में नहीं आनी चाहिए। पेपर को व्यवस्थित रूप से उसको खोले, बच्चों के सामने पूरा पेपर को आउट करके बताए पूरा पूरा कवरिंग है, ट्रेनिंग है, और जो भी उस पर सिग्नेचर करवाने की रिक्वायरमेंट होती है, जो स्टूडेंट सिग्नेचर करवाए जाते हैं वो करवाए, पेपर को तरीके से खोले, उनके सामने खोले, ताकि इसकी पारदर्शिता जवाबदेहिता दोनों रूप से बनी रहे। दोनों बनी रहेगी तो कहीं भी अभ्यर्थी को लगेगा कि वास्तव में पेपर हमारे सामने ही खोला गया, इस तरह से सही देखा जाता है। तो सभी को इसमें भागीदार बनना है, सभी को इसको अच्छा करने के लिए अपना देखना है। कहीं बार अभ्यर्थी भी है वो अग्रेसिव हो जाता है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि परीक्षा के दौरान अग्रेसिव नहीं होना है, और जो वहां पर इन्विजिलेटर होते हैं उनको भी अपना रॉब नहीं बताना, दोनों को एक कॉपरेट करते हुए काम करना है, ताकि इस पेपर की पारदर्शिता को आप हम और सब मिलकर अच्छा सा कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसमें कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, कुछ इसमें होती है, तो सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि कम से कम इसमें जुर्माने के रूप में जुर्माना भी दिया जाएगा, और उसको कोई भी दंड है वो दिया जा सकता है। और वो किस तरह से दिया जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग नियम बने होते हैं, उत्तरदायित्व दिया जाता है। उसके अनुसार हो सकता है कि 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक इसमें सजा की प्रावधान भी दिया गया है, या फिर कम से कम सजा जो मिलेगी वो 3 वर्ष की तो मिलेगी, उससे कम नहीं होगी, लेकिन अधिकतम 10 वर्ष तक की भी सजा हो सकती है। और अगर बात करते हैं कि जुर्माना, तो जुर्माना 1 करोड़ तक का भी हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने किसी तरह से गलत तरीकों में इन्वॉल्व हुए तो आपकी प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें दिया जा सकता है। और अगर उसका संलिग्नता अत्यधिक पाई जाती है तो आने वाली जो भर्ती परीक्षा उसमें उसको डिवाइड भी किया जा सकता है, उसको बैठने का कोई ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। तो इसमें ये सारी चीजें मानी जाती हैं। सरकार ने बहुत ही अच्छा एक बनाया है अपने लिए, तो इन चीजों को अपने को देखना जरूरी होता है। अब इसमें कौन कौन शामिल माने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि इसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो भी, जैसे कि यूपीएससी की जो आईएएस आईसीएस के एग्जाम होते हैं वो भी माने जाते हैं इसमें। तो केंद्र सरकार द्वारा जो भी आयोजित एग्जाम होते हैं वो सभी के सभी इसमें माने जाते हैं। एक एसएससी कर्मचारी कर्मचारी चयन आयोग जो होता है, एसएससी जिसको अपन कहते हैं, तो एसएससी से जुड़े जो भी एग्जाम होते हैं वो भी इसमें शामिल माने गए। रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे में गैंगमैन ट्रैकमैन से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक के जो एग्जाम होते हैं वो भी इसमें माने जाते हैं। बैंकिंग, अब बैंक का आज बहुत तेज होता है, बैंक का जो आईबीपीएस द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, तो बैंक से जुड़े सारे के सारे, चाहे वो क्लरिकल के लिए हो, चाहे ऑफिसर ग्रेड 1st 2nd 3rd 4th किसी के लिए भी हो, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय सरकार के द्वारा किसी मंत्रालय के द्वारा को भर्ती की जाती है, या जिनकी कोई अधीनस्थ कार्यालय वो भी मानी जाती है, तो वो भी इसमें शामिल की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण, जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की बात करते हैं, जो अभी हाल ही एग्जाम में करवा रहा है, बहुत ही चर्चा में है। तो राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण जो नेशनल टेस्टिंग या इस तरह की एजेंसी जिसको परीक्षा करवाने के लिए काम दिया गया है और वो अपनी पारदर्शिता नहीं निभा पाता, जवाबदेहिता नहीं निभा पाता, तो उनको भी इसमें शामिल माना जाता है। या इस तरह की कोई केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए परीक्षा, उन सभी को माना जाता है। तो यह एक तरह से केंद्रीय सरकार द्वारा की गई व्यवस्था है, उनके द्वारा लागू की व्यवस्था है। इसमें सारी चीजें जो भी केंद्र सरकार की द्वारा, उनकी भर्ती एजेंसियों द्वारा या उनके द्वारा जो एग्जाम करवाए जाते हैं, उस एग्जाम में जो असंलिग्नता पाई जाती है उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और उसमें सरकार ने प्रावधान किया गया है कि 3 साल कम से कम सजा का प्रावधान है, अधिकतम 10 साल तक हो सकता है, और 3 लाख से लगा के 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी बात है। सरकार को समय रहते इसको कड़े रूप में इसको स्वीकार करना पड़ेगा, कड़े रूप से इसको लागू भी करवाना होता है, जिसमें आप सभी का सहयोग, हम सभी का सहयोग इसमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी मिलकर ही एक अच्छे नागरिक के रूप में परीक्षा को पारदर्शी के रूप में बना सकते हैं, कर सकते हैं। अकेले सरकार के जिम्मे ही बहुत सारी चीजें नहीं होती है। कई बार अपन को देखने का मौका मिलता है कि पार्टी पॉलिटिक्स जो सरकार होती है, तो एक सरकार दूसरे सरकार पर आरोप बढ़ती है कि हमारी सरकार ने ये किया, उनकी सरकार ने ये किया। ऐसा नहीं है, सरकार कोई भी हो, सरकार आती है जाती है, सरकार आएगी और जाएगी, ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन बेरोजगारों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, देश के नागरिकों के साथ कोई धोखा नहीं हो, पढ़ने वालों के साथ कोई धोखा नहीं हो, ईमानदार व्यक्तियों के साथ कोई धोखा नहीं हो। इन सभी चीजों के लिए इस तरह के कानून का होना बहुत ही आवश्यक होता है। मैं मेरी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।